दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है? बहुत से लोगों को शायद ये पॉसिबल ना लगे। बहुत से लोग सोचेंगे अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है, जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही उड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑथर रमीत सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में ऐसे सीक्रेट तरीके बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, आई विल टीच यू टू बी रिच किताब रमीत सेठी ने लिखी है। वे भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। दोस्तों, इंडिया में बहुत से लोगों को फाइनेंशियल समझ नहीं है क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है तो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों कमा सकता है। इसीलिए इस किताब की समरी समझना और भी ज्यादा जरूरी है। किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला सेविंग्स यानी बचत, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश। तो आइए जानते हैं इन दोनों भागों के बारे में। पार्ट 1, सेविंग्स। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग्स यानी बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से लोग दो प्रकार के होते हैं। पहले वो जो सैलरी की पाई पाई बचा लेना चाहते हैं, वो एक एक रुपए के लिए सब्जी वाले और रिक्शे वाले जैसे लोगों से लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अमीर भी बन जाएं तो वो अमीर कभी नहीं बन सकते। दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं है कि बचत क्या होती है। सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट और नवाबी शौक एक्सेट्रा में खर्च कर देते हैं। ऑथर बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? बचत कैसे करें, कितना खर्च करें और कितना बचाएं? इसके लिए उन्होंने 5 मेन पॉइंट्स बताए हैं। 1, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ना होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले बचत की समझ पैदा करें। ये समझे कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज्यादा, कुछ हिस्सा जरूर बचाएं। सारी सैलरी ना उड़ा दें क्योंकि बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने का भी नहीं सोचें। इससे लोग आपको अमीर नहीं, सिर्फ कंजूस मक्खी चूस ही कहेंगे। जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी करना चाहिए। दूसरा, स्टार्ट अर्ली। बचत करना जल्दी शुरू कर दें। कुछ लोग जॉब लगने पर ये सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। इन चीजों के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको सैलरी मिलने के डे 1 से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए। 3, पसंद की चीजों पर खर्च करिए, बेकार की चीजों पर बचाइए। रमित बताते हैं जो आपकी हॉबीज हैं उन पर जरूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको कंजूस बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हैं। अगर आपने अपने बहुत से फालतू खर्चों को कम कर लिया तो इससे अपने आप ही आपकी सेविंग होने लगेगी। 4, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत से क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज आपके पीछे पड़ जाती हैं। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वाउचर्स एक्सेट्रा मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कंपनीज क्यों भर भर के इस तरीके से पैसे लुटाती है? इसमें उनका क्या फायदा है? तो क्या है उनका ट्रैप? जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। ये लोन आपको लगभग 45 दिन में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया जाता है तो आपको 45% या उससे ज्यादा भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है। क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती है, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट करवा देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी सी किस्त उनके अकाउंट से अपने आप कट जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। हर अगली इंस्टॉलमेंट में ब्याज दुगना हो जाता है और वो लोन कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ी सी ही तो किस्त जा रही है, लेकिन कुछ सालों में उनका बहुत सा पैसा क्रेडिट कार्ड वाले ले जाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट का 4 से 5 गुना भी हो सकता है और लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। तो दोस्तों, आपने भी EMI करवाने की गलती की है तो आज ही उसे बंद करवा दें। जितना लोन आपके ऊपर है एक बार में ही चुका दें। 1-2 कार्ड जरूर रखें, डिस्काउंट्स का फायदा भी उठाएं, लेकिन लोन चुकाने की टाइम लिमिट कभी ना भूलें। 5, 50-30-20 का रूल। तो दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल 50-30-20। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। सैलरी का 50% हर महीने आप घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस पर खर्च कर देते हैं। इनमें घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान एक्सेट्रा आते हैं। 30% आप अपनी एंटरटेनमेंट और शौक पूरे करने पर लगा सकते हैं। 20% बचा सकते हैं। तो जो 20% आपने बचाया है उसके साथ क्या कर सकते हैं? उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस सेविंग्स अकाउंट। बहुत से लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं। इससे उनको बहुत सा नुकसान होता है, क्योंकि या तो उन्हें फाइनेंशियल समझ नहीं है या फिर वो बहुत आलसी हैं। बैंक जाना झंझट का काम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आज ही जाग जाइए।
आप पैसा सेविंग्स अकाउंट में ना रखें बल्कि एफडी करवा दें। सेविंग्स अकाउंट में उतना ही पैसा रखें जितना आप महीने में खर्च करते हैं। सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखकर आप अपना काफी नुकसान करते हैं। सेविंग्स अकाउंट में 4% ब्याज मिलता है, जबकि एफडी में 6%। सीनियर सिटीजन को तो इससे भी ज्यादा। मान लीजिए कोई आदमी सेविंग्स अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखता है, तो 1 साल में उसका ब्याज बनेगा 4 लाख। लेकिन उसी पैसे की एफडी करवा देगा तो उसे मिलेगा 6 लाख, यानी सीधा सीधा 2 लाख का अंतर। तो देखा आपने, बैठे बिठाए वो आदमी बिना कुछ किए एफडी से 2 लाख रुपए जमा कर लेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हमेशा एफडी करवाएं। हर महीने की 5 तारीख को जिस पैसे की जरूरत ना हो उसकी एफडी करवा दें। नेट बैंकिंग करते हैं तब तो और भी आसान है। बैंक जाएं बगैर ऑनलाइन मिनटों में एफडी करवा सकते हैं। बैंक की ऐप से भी कर सकते हैं। एफडी की कोई लिमिट भी नहीं है। 7 डेज, 1 मंथ या 5 साल, अपनी जरूरत के हिसाब से तरह तरह की एफडी आप करवा सकते हैं। अगर आपको बैंक सुविधा देता है तो सेविंग्स अकाउंट को फ्लेक्सी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें। इससे आपका पैसा एक लिमिट के ऊपर अपने आप ही एफडी में बदल जाता है। तो दोस्तों, झिझक छोड़िए और बैंक जाइए। आज ही अपने पैसे को ठीक से मैनेज करिए। नंबर 2, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल टूल के बारे में पता ही नहीं है। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से अकाउंट एसबीआई जैसे बैंक में भी खुलवा सकते हैं। इसमें आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख डाल सकते हैं। ये पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, यानी 15 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते। पीपीएफ एक ऐसा टूल है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये टूल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जो कोई और टूल नहीं देता। बाकी सब में तो आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, ये आपको 10% से ज्यादा ब्याज देता है, जो एफडी से बहुत ज्यादा है और कहीं भी इतना ब्याज नहीं मिलता है। तो आइए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख पीपीएफ में डाले। इस पर आपको 10% की रेट से ब्याज मिलेगा, तो 1 साल बाद आपका ब्याज होगा 10,000 रुपया। आपका टोटल पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपया। अब अगले साल आपको इस अमाउंट पर 1,10,000 ब्याज लगेगा, ना कि 1 लाख पर। ऐसा हर साल होता जाएगा। अगर यही पैसा आप एफडी में डालेंगे तो हर साल आपको ब्याज 1 लाख पर ही लगता रहेगा, ना कि बढ़े हुए पैसे पर। इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आप सोचेंगे कि एफडी क्यों करनी है, पीपीएफ ही कर लेते हैं। लेकिन जैसा पहले बताया, पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख से ऊपर जमा ही नहीं करा सकते हैं, नहीं तो सरकार कंपाउंड इंटरेस्ट देते देते लुट जाएगी। अब आपको ये तरीका जानना जरूरी है कि जिससे आप पीपीएफ का पूरा फायदा उठा सकें। आप हर साल 1 अप्रैल को पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख डालना स्टार्ट करें। ऐसा 15 साल तक करें। तो आइए देखते हैं 15 सालों के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। 1.5 लाख आपने 15 साल तक जमा करवाया, तो इससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 22,50,000। इस पर आपका ब्याज बना 21,10,517 रुपए। 15 साल बाद आपको टोटल मिलेगा 43,60,517 रुपए। आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा, वो भी बिना कुछ खास किए। और मजे की बात यह है, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। अगर आप इसी पैसों को 25 साल तक रखेंगे तो ये 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, और अवधि बढ़ा देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि पीपीएफ की अपर लिमिट 1.5 लाख ही है, तो आप अपनी वाइफ को भी अकाउंट खुलवा दें। आपका प्रॉफिट दुगना हो जाएगा, मतलब 15 सालों में 45 + 45 90 लाख मिल जाएगा। 18 साल के ऊपर के बच्चों का भी किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट हैं तो मम्मी पापा को खुलवा दें और ये जानकारी उनके साथ भी शेयर करें। अगर कोई 30 साल में पीपीएफ स्टार्ट करता है तो 15 साल होते होते उसकी उम्र 45 हो जाएगी, तो 45 लाख उसे 45 की उम्र में मिलेंगे। लेकिन अगर कोई 20 में करता है तो 35 साल में ही 45 लाख बना लेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा भी है तब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और बुढ़ापे में पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, आप भी देर मत कीजिए, हेसिटेशन छोड़िए और बैंक चले जाइए। जितनी जल्दी पीपीएफ खुलवाएंगे उतना ही फायदा होगा। 3, एनपीएस। एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता ही होगा कि सरकार आगे से पेंशन देना बंद कर देगी। एनपीएस के काफी फीचर्स पीपीएफ जैसे ही हैं। आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार ही हर महीने पेंशन मिलती है। इसके 40% हिस्से पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो सरकारी वेबसाइट पर इसके बारे में पढ़िए और स्कीम ले लीजिए। आप एसबीआई या दूसरे बैंक में भी इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। 4, म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, आप हर महीने कम से कम 1,000 या 2,000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसे एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड जिसे एएमसी मैनेज करती है, आपके पैसे को शेयर मार्केट या बॉन्ड्स में लगाते हैं। इनसे आपको 12 से 15% के लगभग ब्याज मिल जाता है, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होता है। लेकिन इनमें भी रिस्क होता है, इसीलिए इनके बारे में अच्छे से पढ़ लें या कोई ऑनलाइन कोर्स कर लें। किसी अच्छे ब्रोकर से भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है, जिससे फायदा कम हो जाता है। आजकल आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़ेरोधा बेस्ट ऐप मानी गई है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो आप ज़ेरोधा से ऑनलाइन खुलवा सकते हैं।
अगला इन्वेस्टमेंट टूल है स्टॉक्स या शेयर्स। इसमें रिवॉर्ड तो ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन चुके हैं। वॉरेन बफे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, या इंडिया में राकेश झुनझुनवाला के बारे में। दोनों ही अरबपति है। सारी दौलत इन्होंने सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कमाई है। स्टॉक्स के लिए भी आप ज़ेरोधा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6. लाइफ इंश्योरेंस। ऑथर कहते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। खैर, LIC की काफी जानकारी हर किसी को होती है, बस जॉब लगने के साथ एक अच्छी सी पॉलिसी जरूर ले लें और साल का या 6 महीने का प्रीमियम समय पर भरते रहें। प्रीमियम भी ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। 7. हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट डेथ होने पर फैमिली को पैसा देता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमार पड़ने और हॉस्पिटल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च को कवर करता है। अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, आपको पता ही है कि कितना बिल आ जाता है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में। ज्यादा बिल से आपकी सेविंग जा सकती है, तो इससे बचने के लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ऑथर रमीत सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच की बुक समरी। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किन किन तरीकों से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप किसी नई स्कीम के बारे में जानते हैं तो वो भी जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।